हेलो एस्पिरेंट्स, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, पॉलिटी का सेक्शन का ये चौथा लेक्चर है। कौन सा? पॉलिटी के सेक्शन का, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये चौथा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। इसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी, जिसको 4 पार्ट में मैंने कवर किया। मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे के अंदर पूरे 200 से ऊपर जितने क्वेश्चन है सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद से। ठीक है, 150 क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, उसके आगे से बढ़ते हैं और आज पॉलिटी का सेक्शन जो है खत्म हो जाएगा घटना चक्र का। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे। तो बढ़ते हैं तब तक के लिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ ना मिली हो, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, कंसाई जीएस फॉर आईएएस विशेष का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप कंसाई जीएस फॉर आईएएस विशेष के टेलीग्राम वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज 150 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ये भी मैंने पार्ट 3 में कवर कर लिया। 151 से आज देखेंगे। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? निम्नलिखित कौन सा राज्य है इनमें जो दिए हुए हैं जहाँ पे विधान परिषद है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। केरल, हिमाचल, दिल्ली, बिहार। तो ऑप्शन क्या है? 1 और 4, 1 और 2, 2, 3, केवल 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें केवल 4। बिहार ऐसा इस समय राज्य था 1995 में, जहाँ पे क्या, विधान परिषद थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 168 का के अनुसार वर्तमान बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। कहाँ का विधान परिषद है वर्तमान में? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो क्या करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 170, 176, 178 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 170 है, ऐसा जो क्या करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। देखते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। अनुच्छेद 170 क्या करता है? विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 क्या करता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 क्या करता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? विधानसभा की संरचनाओं से। 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से, और 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना होता है? यदि कोई राज्य विधानसभा का अध्यक्ष है, वो अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देता है? देखते हैं ऑप्शन में। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर इसका क्या है? उपाध्यक्ष को देगा। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, वैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार? संविधान का अनुच्छेद 179। कौन सा? अनुच्छेद 179 के अनुसार क्या है? विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा, और जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को अपना संबोधित त्याग पत्र दे सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस उच्च न्यायालय ने, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये जो 3 तलाक का निर्णय आया था अभी, वो कौन सा न्यायालय द्वारा दिया गया था कि 3 तलाक होना, एक बार में 3 बार तलाक कह देने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, बम्बई उच्च न्यायालय ने दिया था, या पंजाब उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि एक बार में अगर 3 तलाक कोई कह देता है तो ये उससे तलाक नहीं होगा, बल्कि यह क्या होगा? गैर कानूनी होगा और अपराध होगा ये। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक जो होगा वो गैर कानूनी होगा। क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? सॉरी, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में क्या दिया क्वेश्चन में? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऐसे कौन सा उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या कौन से। ऑप्शन नंबर ए दिया है इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी गुवाहाटी, और डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी और डी, ये और ये। गुवाहाटी और मुंबई का जो उच्च न्यायालय है उनका अधिकार क्षेत्र जो है एक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक के लिए है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए इसकी क्षेत्राधिकारिता जो है असम में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है उसकी क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? असम है, नागालैंड है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश भी आता है इसके क्षेत्राधिकार में। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ आता है? महाराष्ट्र तो आएगा ही आएगा, साथ ही इसमें दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव और प्लस गोवा। जो मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसमें गोवा भी आता है, दादरा नागर हवेली भी आता है और दमन दीव भी आता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबरी मस्जिद स्लैश राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार था। जो बाबरी मस्जिद है और राम जन्मभूमि वाला जो विवाद था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, किस प्रकार से आया था ये केस? यही पूछना चाह रहा है, जो केस था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास किस प्रकार से आया था। तो देखते हैं, परमादेश याचिका किसी ने दायर की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वामित्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट था ये, या ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति का दावा, या ऑप्शन डी जुडिशियल रिव्यू पिटीशन थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक टाइटल सूट था, स्वतंत्र अधिकार मुकदमा था एक। तो ठीक है, तो यही पूछा है जो विवाद था वो किस तरह का था? ये स्वतंत्र अधिकार मुकदमा था, टाइटल सूट था एक ये। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, वही दिया है, देख लेते हैं आगे। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र अधिकार मुकदमे के रूप में किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। ठीक है, टाइटल सूट कब होता है? जब दो पार्टी क्या करते हैं, अपने जमीन और संपत्ति पर दावे पेश कर देते हैं, तो तब टाइटल सूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग से स्थापना से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 324, 148, 342, 325। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324 जो है वो क्या करता है? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन किसका किसका निर्वाचन? संसद का, राज्यों के विधानमंडलों का, प्लस राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? भारतीय संविधान के 324। और क्या क्या ध्यान रखना है? संसद के, राज्य विधानमंडलों के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए ये निर्वाचक नामावली भी तैयार करता है, निर्वाचक का संचालन करता है, बाकी जो भी चीज़ें दी गई वो चीज़ें करता है। और जो राज्यों के लिए जो पंचायत और नगर पालिका हैं उनमें जो इलेक्शन होता है वो उनका इलेक्शन कौन संपन्न कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ये संवैधानिक प्रावधान है जो संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 है, 245 है, 326 है। तो इसका राइट आंसर जहाँ तक क्या होगा? अनुच्छेद 13 होगा। बट देखते हैं आगे। हाँ, तो यही है। तो देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बनाया जाता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसका अर्थ क्या है कि मतलब मान लो यदि कोई कानून बनाया जाता है 100%, किसी कानून को 100% मान लेते हैं, तो उसका जो 20% पार्ट है, कौन सा 20% पार्ट है 100% में, वो क्या करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो उसमें जो क्या है, ये जो 20% पार्ट दिया हुआ है इसको क्या कर जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। बाकी 80% जो बचा है कानून का भाग वो एज इट इज चलता रहेगा। तो यही कहना चाहता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार देता है और अनुच्छेद 245 क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। और अनुच्छेद 326 क्या करता है? लोकसभा व विधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है, ये बताता है। अनुच्छेद 326 क्या बताता है कि जो लोकसभा और राज्य का विधानसभा है उनका निर्वाचन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 32 ध्यान में रखना है आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 245 ध्यान में रखिएगा, कौन क्या करना इसमें दिया है? केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। और अनुच्छेद 13 में ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा कानून या विधि बनाती है संसद या राज्य विधानमंडल तो क्या होता है? वो मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो वो शून्य हो जाएगा कानून उस मात्रा तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 159 नंबर क्वेश्चन। कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय? शिक्षा का विषय जो है समवर्ती सूची में। तो ये ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया है। एक संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया, विषयों का विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। इन्हें क्या किया गया, इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ची सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा जो थी क्या थी, शिक्षा जो है स्टार्टिंग में क्या था, राज्य सूची में शामिल थी। बाद में क्या किया गया, इसको संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान में कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। धारा वारा ना याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। द्वारा इसे क्या किया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डाला गया, तो ये ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया, जो पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, 268, अनुच्छेद 265 या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 280 के तहत क्या किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर या जब वह उचित समझे। तो ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद, 280 के तहत। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये आप सबको पता होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग संबंध रखता है, जो भारत में वित्त आयोग है किससे संबंध रखता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। राज्यों के बीच वित्त से, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से संबंधित कोई जो दिक्कत होती है, बंटवारा, उससे रिलेटेड होता है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य और केंद्रों के बीच वित्त के संबंध में, वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर और अनुदानों के बारे में विभाजन, दोनों के मध्य क्या करता है, कर और अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों को सुझाव देता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1950 या 20 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। और अब योजना आयोग को वैसे भी हटा दिया गया, जो पहले पंचवर्षीय योजना निकालता था योजना आयोग। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, मतलब ये संविधान में इसका मेंशन नहीं था। जो संवैधानिक जो संगठन होते हैं, जो संवैधानिक निकाय होते हैं, उनका संविधान में अनुच्छेद के तहत उल्लेख दिया जाता है, ठीक है। तो ये योजना आयोग जो था वो संविधानेतर संस्था थी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जैसा कि अभी जो कौन सा आयोग चल रहा है, नीति आयोग जो चल रहा है, उसमें भी जो प्रधानमंत्री होता है वो भी अध्यक्ष होता है नीति आयोग का भी। और योजना आयोग में भी प्रधानमंत्री जो होता था पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य क्या था, केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर क्या किया गया, नीति आयोग लेके आ गया। तो 1 जनवरी 2015 से क्या किया गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लेके आया गया। तो नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग के वो ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो है बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। कब, नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन पे, नीति आयोग कौन से सिद्धांत पे काम करता है, जबकि जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम पे काम करता था, और जो योजना आयोग नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा स्पीकर चुना गया। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, उसका नाम बताइए, जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका सदस्य क्या है, 13वीं लोकसभा स्पीकर चुना गया था। तो देखते हैं ऑप्शन में, तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी, जनता पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं और 13वीं लोकसभा, कौन सी 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बाल योगी थे। कौन थे, GMC बाल योगी थे 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर, जो किससे, तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 164 नंबर पे क्या दिया है, 164वां क्वेश्चन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है, ये जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इससे पहले, चुनाव आयोग का अधिकार है, ये ध्यान में रखिएगा। किसका राइट आंसर क्या है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 165वें नंबर पे।
क्या दिया है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कथनों पर विचार करें निम्नलिखित। कथन क्या क्या दिए हुए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। और कथन दूसरा दिया, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। कथन तीसरा दिया, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसके 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। और चौथा नंबर कथन क्या दिया है, 1999 के 6 आम चुनावों 1999 के 6 आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो इसका सही कथन है वो कौन सा है, 1 2 3 4 तीनों सही है, सारे के सारे सही हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है क्या करता है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है क्या करता है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। प्रावधान जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम करता है, और जो पंजीकरण करता है वो कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही तीसरा क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वाए जिसके 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। साथ ही 1999 के आम चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भी 6 राष्ट्रीय दल हैं, कुछ दलों को हटा दिया गया, कुछ को ऐड कर लिया गया। तो ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये तृणमूल, ये पुराना है तो इसमें तृणमूल कांग्रेस हटा दीजिएगा, एनसीपी हटा दीजिएगा, ये दोनों हटा दी गई हैं। एनसीपी हटा दी गई है और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया, दर्जा उनका छीन लिया गया। और जो कौन है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया गया है राष्ट्रीय दल के दर्जे के रूप में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। यही पूछ रहा है, सरकारीय आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था उसने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या, 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1987 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है 1987 में क्या किया था, सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सरकार के समक्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या क्या ध्यान में रखना है इसमें, सरकारीय आयोग जो था वो किससे संबंधित था, ये भी कभी कभी पूछता है कि केंद्र राज्य संबंधों से। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की इसने, 1987 में थी, ठीक है। और 1983 में केंद्र सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया के इस्तेमाल में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का गठन कब किया गया, 1983 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आर एस सरकारिया, जिनके नाम पर इसको सरकारीय आयोग भी कहते हैं। इसने कितनी सिफारिशें दी, 247। तो ध्यान क्या क्या रखना है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ, 1983 में, केंद्र सरकार द्वारा आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में। और किस लिए था ये, केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित था। रिपोर्ट का प्रस्तुत की इसने अक्टूबर 1987 में। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको इससे संबंधित। पंचायत के चुनाव, जो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन दिया क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। तो पंचायतों का जो चुनाव निर्णय कराने का किसके लिए लिया जाता है निर्णय, ये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायतों का चुनाव कराने का। देखते हैं आगे। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि माना गया है। जो पंचायतें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 40 है, डीपीएसपी में दिया है अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया, राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देता है पंचायतों के संबंध में। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है, इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार किसका है, राज्यों का है। पंचायती राज विषय है, किससे संबंधित विषय है, समवर्ती सूची पर है, केंद्र सूची पर है, राज्य सूची पर है, विशेषाधिकार सूची पर है। तो ये आप कभी ऊपर जैसे पढ़ लिया, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 243H, 243E, 243F या 243G। राइट आंसर क्या है, 243G के तहत क्या है, 29 कार्यों की सूची दी गई है पंचायती राज संस्थाओं को। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G या उसको 243 छा भी कहते हैं, उसके अनुसार क्या है, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, वही जैसे जब पंचायतों को जोड़ा गया था उसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 29 कार्यों की सूची का वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जब टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तब इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, तो आपको अच्छे से ध्यान में याद हो जाएगा।
फिर वही पूछ रहा है 11वीं अनुसूची किसमें शामिल नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो ग्रामीण खेल है वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में जो ग्रामीण खेल है वो शामिल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 29 विषय दिए हैं, कौन कौन से विषय हैं? विषय देख लीजिए, पुस्तकालय है, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल उल्लेख नहीं है 11वीं अनुसूची में, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किसके तहत किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। बाकी जो खाप पंचायत, जाति पंचायत, जन पंचायत हैं, इससे पहले से चलती चली आ रही है ग्रामीण स्तर पर। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान का भाग 9 अनुच्छेद कौन से? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और कौन से अनुच्छेद? 243 से 243 तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। गौरतलब यह है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था पंचायती राज दर्जा? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अतः जो उत्तर दिया है और क्वेश्चन दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा? ऐसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है ग्राम पंचायतों के गठन का, अनुच्छेद 40 में है, तो ज़्यादा इसमें बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत है। डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में दिया है, देख लेते हैं फिर से। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन भी दिया है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन सी, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। राइट आंसर क्या है? तीनों के तीनों सही है। 3 श्रेणियां होती हैं, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद में कुछ सांसद भी होते हैं इनकी समिति सदस्य के रूप में। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, वही फिर से लिख दिया गया है। पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, या ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, या जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, ग्राम पंचायत आती है, फिर क्षेत्र पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आती है। पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य क्या है पंचायती राज का? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मेन जो लक्ष्य प्रावधान था वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसका मेन उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन देखते हैं, स्थानीय जनता को, केंद्रीय सरकार को, नौकरशाही को, या राजनेताओं को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय जनता को इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए पंचायती राज से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो पंचायती राज जो चैप्टर है उसको आप सही से तैयार कर लीजिएगा। हर साल एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न जो है वो साकार नहीं हो सकता। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ये सभी, सारे के सारे सही हैं। सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी को भी बढ़ाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो अभी आप ऊपर कितने बार पढ़ चुके हैं। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। किसके अंतर्गत किया था? वही 73वां संविधान संशोधन। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति
की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक मेहता, इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या जीवराज मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। कब रिपोर्ट इन्हें दी थी? 1957 में। देखते हैं, फिर से वही चीज़ें दी हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली थी, पढ़ लेते हैं। चलिए फिर से, पंचायती राज की अनुशंसा 1957 में एक समिति की रिपोर्ट, एक समिति की गठित की गई जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। उद्देश्य क्या था? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। मेहता ने पंचायत त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 77 में फिर कौन आते हैं? अशोक मेहता। अशोक मेहता भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1978 में। ये क्या कह देते हैं कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। फिर 85 में जीवीके राव समिति का गठन होता है, जिसमें फिर 86 में एल एम सिंघवी का, 88 में पी के थुंगन समिति का। एल एम सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? तो एल एम सिंघवी ने। ये ध्यान में रखिएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बलवंत राय मेहता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भाई फिर से क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? क्या बताना है? कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये साथ साथ नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कहाँ से, राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान में तो नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी। और देखते हैं कहाँ से। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो यह ध्यान में रखिएगा। फिर से वही क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 की तहत 57 बलवंत राय समेत मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये चीज़ देख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, और जो पंचायतों का गठन का जो सपना था वो किसका था? गांधी जी का था। तो इसीलिए इसको 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसके बाद कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहाँ पे? आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली बना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ये ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, फिर से वही, इसमें राजस्थान दिया हुआ है तो राजस्थान राइट आंसर मार दीजिएगा। अगर राजस्थान ना हो इसमें तो आप आंध्र प्रदेश मार दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति या कमेटी ने आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? कौन सी कमेटी या आयोग था जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, सरकारी आयोग, या कोई नहीं, है एक से अधिक। तो अशोक मेहता समिति या कमेटी, अशोक राय मेहता को कमेटी कोई अलग कमेटी है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ था, ऊपर हमने पढ़ लिया। कब हुआ था? जनता पार्टी की सरकार के समय। ये ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी सरकार पूछ लेते हैं समिति से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठन किया गया था। अगस्त 78 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्याय पंचायतों को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभी सभापति जो है एक न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई। इसने न्याय पंचायतों के गठन का प्रावधान किया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। यह ध्यान में रखिएगा। ये कब बनी थी? 1977 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। ये ध्यान में रखिएगा इससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऐसा कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, या ऑप्शन डी क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो आता है वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन जो है वो का रख रखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज प्रणाली की सूची में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, राज सूची में मार्क कर दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। निम्न किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? कौन सा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या किया? पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% का आरक्षण वैध घोषित कर दिया गया। तो देखते हैं, बिहार है, या उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन देखते हैं। केवल दो तीन, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी राज्य दिए हैं इनमें बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का जो आरक्षण है, 50% आरक्षण वैध घोषित कर दिया गया। साथ ही जो SC ST का आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में, वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, ठीक है। किसकी?
जनसंख्या के अनुपात में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय महिलाओं में फिर से वही बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ये पूछ रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान स्टार्ट हुआ था वो कौन से संवैधानिक संशोधन बिल से स्टार्ट हुआ था, यही पूछ रहा है इसमें। इसका राइट आंसर क्या है? 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत क्या हुई थी? 64वें संविधान संशोधन विधेयक या बिल से। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न हो जाने के कारण लैप्स हो गया था, मतलब व्यक्तिगत हो गया था। उसके पश्चात क्या हुआ? 72वां संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन बार बार। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उनको बार बार कराने की जरूरत तो है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा इससे। बढ़ते हैं 193 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? अरे फिर अब ये तो आपको पता ही होगा, जुडिशियल रिव्यू का जो है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 194 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, जो संविधान संशोधन विधेयक है वो किसमें लाया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल लोकसभा में, राज्यसभा में केवल, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय तो आप ऐसे भी अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ाई की होगी तो आप एलिमिनेट कर देंगे। बाकी बचे केवल लोकसभा और राज्यसभा। केवल लोकसभा में कौन सा वित्त विधेयक, मनी बिल आता है? जो मनी बिल आता है केवल लोकसभा में, जो अनुच्छेद 110 के तहत है। और बाकी देख लीजिए इसमें राइट आंसर क्या है। केवल या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में, दोनों का जो क्षेत्राधिकार है संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित वो बराबर है। तो ये चीज पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या दिया? भारत में संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया संविधान में किसमें 368 में वर्णित है, अनुच्छेद 368 में वर्णित है प्रक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 195 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? देखते हैं ऑप्शन 1950, 51, 1955, 1958। राइट आंसर क्या होगा? 1951। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया था। इसमें क्या किया गया था? इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, अनुच्छेद 341, 342, 343 में संशोधन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको लघु संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया गया था, संविधान में संशोधन किए गए थे इसके तहत। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे मौलिक प्रावधानों में बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीय मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना, जिससे संसद संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन करने से रोका गया था। दरअसल क्या हुआ था, 1973 में केशवानंद भारती केस आ गया था, तो उसने क्या किया था, संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया था। तो इसी के तहत 1976 में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन ला दिया गया, जिससे क्या किया गया, अपनी संवैधानिक संशोधन शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया और बहुत सारे जो मूल प्रावधान थे, मौलिक प्रावधान थे संविधान में, उसको भी बदलने की कोशिश की गई संविधान संशोधन के तहत। और इसके लिए इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है इसको। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी डी शर्मा, बी आर अम्बेडकर जी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन है? काका साहब कालेलकर जो थे प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा 340, अनुच्छेद कौन सा 340 जो है उसके तहत क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश तथा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग के गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो है 29 जनवरी 1953 का हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेलकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री द्वारा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नियुक्त किया जाता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान में रखिएगा, राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा, हटाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल राष्ट्रपति को है। ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति उन्हीं आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में कौन से अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्तियों, बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक? 315 से 323 तक, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सेम है अनुच्छेद। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भाग कौन सा? भाग 14, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वीवीपैट के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? जो वीवीपैट का वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है कौन सा संस्करण है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? M1, Z3, M3, Z3, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। राइट आंसर क्या है? M3 जो मशीन है इसका उपयोग किया जा रहा है, वीवीपैट का संस्करण है ये, इसी का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का निरीक्षण करने के लिए, निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का निरीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या किया? वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में जो वीवीपैट में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन है उसका M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 200वां नंबर क्वेश्चन। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? जो वरीयता क्रम एक बार आप याद कर लीजिएगा अलग से, वरना कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपने उसका एक सीक्वेंस प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? ऑप्शन नंबर है यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देख लेते हैं। वरीयता क्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। किससे संबंधित है वरीयता क्रम? केंद्र और राज्य सरकारों में जो पदाधिकारी हैं उनके रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान में अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, कौन कौन? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सीईसी, भारत का कैग जो है को वरीयता क्रम में एक समान रैंक रखा गया। किनको किनको एक समान रैंक पर रखा गया? यूपीएससी के अध्यक्ष, सीईसी को, कैग को एक समान वरीयता क्रम में रखा गया। जबकि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको क्या है? अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उसके बाद 17वें क्रम पर रखा गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, या व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद एवं कार्यवाहियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वाद एवं कार्यवाहियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन, हाँ, तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, घटना चक्र में जितने भी दिए हैं बीपीएससी से संबंधित। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा कंसाइज जीएस फॉर टेलीग्राम ISPCS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।